नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एनएसएम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएसएम सीरीज 21 ए के चैप्टर 12 रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स करेंगे, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बहुत ही जरूरी चैप्टर है ये। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nicmseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NICM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, एज पर PMLA, what is the threshold for maintaining records of cash transactions? Options are A, more than 5 lakh, B, more than 10 lakh, C, more than 20 lakh, D, more than 50 lakh. इसका मतलब है कि PMLA के तहत कितने रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब मोर देन 10 लाख रुपीज। क्योंकि PMLA रूल बहुत क्लियर है कि अगर कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है ना, तो उसका रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ 10 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा? बिल्कुल सही। ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं, क्योंकि 5, 20 और 50 लाख सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, और स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली 10 लाख है या उससे ज्यादा। तो याद रखना, मोर देन 10 लाख। क्लियर है ना? समझ आ गया, एकदम क्लियर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। Question number 2. Under PMLA, which of the following is considered a suspicious transaction? Options: A, remotely connected or related, B, only cash transactions, C, only foreign transactions, D, only high-value transactions. इसका मतलब है कि संदेहास्पद ट्रांजैक्शन की पहचान कैसे होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिमोटली कनेक्टेड और रिलेटेड। क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सिर्फ इंटीग्रली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि रिमोटली कनेक्टेड भी हो सकते हैं। जैसे छोटे-छोटे अमाउंट्स में पैसे भेजना। बिल्कुल, जिसे फाइनेंस की भाषा में स्मर्फिंग कहते हैं। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि शक का दायरा सिर्फ कैश, फॉरेन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता। एक छोटा ट्रांजैक्शन भी अगर रिमोटली कनेक्टेड है तो वो सस्पिशियस हो सकता है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। हाँ, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। Question number 3. For how long must transaction records be maintained under PMLA? Options: A, 5 years, B, 7 years, C, 10 years, D, 15 years. इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को कितने समय तक सुरक्षित रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 years। क्योंकि रूल कहता है कि सेजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जब लेन देन खत्म हो जाए, उस तारीख से अगले 10 साल तक सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। बाप रे, 10 साल? हाँ, लंबा टाइम है, पर मनी लॉन्ड्रिंग के कॉम्प्लेक्स केसेस अक्सर सालों बाद पकड़े जाते हैं। बाकी 5, 7 और 15 इयर्स वाले ऑप्शंस टोटली इनकरेक्ट हैं। क्लियर है ना? हाँ, समझ आ गया। गुड। अब अगले सवाल पर ध्यान देना, इसमें ट्रिकी पार्ट है। Question number 4. How long should client identity documents be kept after the business relationship ends? Options: A, 2 years, B, 5 years, C, 8 years, D, 10 years. इसका मतलब है कि क्लाइंट की पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स को कब तक रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 years। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। हाँ, 10 साल और 5 साल में। सही कहा। मेमोरी ट्रिक ये है कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है तो 10 साल, और पहचान यानी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड छोटा होता है तो 5 साल। ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल गलत हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ 5 years का रूल है। क्लियर है ना? अच्छा, ये ट्रिक तो बहुत सही है ना? चलो नेक्स्ट। Question number 5. Who is appointed to ensure PMLA compliance in an intermediary? Options: A, compliance officer, B, principal officer, C, grievance officer, D, money laundering officer. इसका मतलब है कि PMLA नियमों के पालन के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफिसर। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लायंस ऑफिसर टिक कर देते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल सेबी रूल्स के लिए तो कंप्लायंस ऑफिसर ही होता है ना। समझ आ गया, गलती नहीं होगी अब। बहुत बढ़िया। Question number 6. What is the legal basis for verifying client identity electronically? Options: A, Companies Act, B, Income Tax Act, C, the Aadhaar Act 2016, D, SEBI Act. इसका मतलब है कि EKYC या क्लाइंट की पहचान इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करने का कानून कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, द आधार एक्ट 2016। क्योंकि EKYC और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन का मेन आधार यही एक्ट है।
तो इनकम टैक्स एक्ट या सेबी एक्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि पीएमएलए स्ट्रिक्टली आधार एक्ट के थ्रू वेरिफिकेशन को मान्यता देता है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। चलो अब इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं। Question number 7. Trading based on unpublished price-sensitive information primarily affects what? Options: A. Liquidity, B. Volatility, C. Market integrity, D. Market capitalization. इसका मतलब है कि इंसाइडर ट्रेडिंग से मार्केट की किस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्केट इंटेग्रिटी, मतलब मार्केट की ईमानदारी और भरोसा। अच्छा, लिक्विडिटी या उतार चढ़ाव पर डायरेक्ट असर नहीं होता? नहीं, ऑप्शन ए और बी गलत हैं क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से पैसा फ्लो होना या मार्केट का ऊपर नीचे होना डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता। असल चोट इन्वेस्टर्स के भरोसे पर लगती है, जिसे मार्केट इंटेग्रिटी कहते हैं। ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Question number 8. How frequently must the compliance officer report to the board of directors regarding insider trading regulations? Options: A. Monthly, B. Quarterly, C. Half-yearly, D. Once in a year. इसका मतलब है कि compliance officer को board को report कितनी बार करनी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, वंस इन अ ईयर, क्योंकि सेबी रूल्स के मुताबिक कम से कम साल में एक बार रिपोर्टिंग अनिवार्य है। सिर्फ कम से कम एक बार? हाँ, ऑप्शंस ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि कंपनीज चाहे तो मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट मांग सकती हैं, पर लीगली मिनिमम रिक्वायरमेंट वंस इन अ ईयर ही है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Question number 9. How should sensitive information be handled within an organization? Options: A. Need to know basis, B. Publicly, C. Open access, D. Hierarchy basis. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीड टू नो बेसिस। मतलब जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को पता होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सेना में खुफिया जानकारी सिर्फ उसी को मिलती है जिसे उसकी जरूरत हो। ऑप्शन बी, सी और डी गलत है क्योंकि ओपन एक्सेस या सिर्फ सीनियर होने के नाते जानकारी मांगना इलीगल है। इसे चाइनीज वॉल्स का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। और अब इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। ट्रेडिंग हिस्ट्री। इसका मतलब है कि प्री क्लियरेंस ट्रेड से पहले क्या डिक्लेरेशन देना होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब ये लिख कर देना होगा कि उनके पास कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय को लिखित में देना होता है कि उसके पास ऐसी कोई भी गुप्त जानकारी नहीं है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि फंड्स कहां से आ रहे हैं या ब्रोकर कौन है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के नजरिए से मेन पॉइंट नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत हैं। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nizmseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। Question number 11. What is the maximum time limit to execute pre-cleared trades? Options: A. 3 trading days, B. 5 trading days, C. 7 trading days, D. 10 trading days. इसका मतलब है कि परमिशन मिलने के बाद ट्रेड को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 ट्रेडिंग डेज। सिर्फ 7 दिन? हाँ, क्योंकि शेयर मार्केट में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से बदलती है। ऑप्शन ए, बी और डी गलत हैं। अगर 7 दिन के अंदर ट्रेड नहीं किया तो परमिशन लैप्स हो जाती है और फिर से अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ना? समझ आ गया। बहुत सख्त नियम है। मार्केट रूल्स तो सख्ती होते हैं। अगला सवाल। Well, what is the minimum time period for not entering into a contra trade? Options: A. 1 month, B. 2 months, C. 3 months, D. 6 months. इसका मतलब है कि कॉन्ट्रा ट्रेड न करने का न्यूनतम समय कितना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 मंथ्स। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब उल्टी दिशा में ट्रेड करना ना? सही पकड़ा। अगर खरीदा है तो 6 महीने तक बेच नहीं सकते और बेचा है तो 6 महीने तक खरीद नहीं सकते। ऑप्शंस ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि मिनिमम लॉक इन पीरियड स्ट्रिक्टली 6 मंथ्स है ताकि इनसाइडर्स शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन ना करें। क्लियर है ना? अच्छा, हाँ, क्लियर है। अब देखते हैं नियम तोड़ने पर क्या होता है। Question number 13. Where are the profits from a contra trade violation directed? Options: A. Consolidated Fund of India, B. Investor Protection and Education Fund (IPF), C. SEBI General Fund, D. PM Relief Fund. इसका मतलब है कि कॉन्ट्रा ट्रेड का नियम तोड़ने से हुए मुनाफे का क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड यानी IPECF। तो पैसा किसी सरकारी खजाने में नहीं जाता? बिल्कुल नहीं।
बाकी ऑप्शंस ए, सी और डी गलत हैं। ये पैसा किसी आम फंड में नहीं बल्कि सीधे निवेशकों की भलाई वाले फंड में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। हाँ, समझ आ गया। चलो फ्रॉड रेगुलेशंस पर आते हैं। Question number 14. Which regulation defines fraud in the securities market? Options: A. PMLA, B. Insider Trading Regulations, C. SEBI PFUTP Regulations 2003, D. SEBI Act. इसका मतलब है कि सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉड की परिभाषा किस नियम में दी गई है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी PFUTP रेगुलेशंस 2003। PFUTP मतलब Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices ना? एकदम सही। बाकी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि PMLA या इनसाइडर ट्रेडिंग अपनी स्पेसिफिक एरियाज देखते हैं, लेकिन फ्रॉड की सटीक और ब्रॉड परिभाषा सिर्फ PFUTP में मिलती है। क्लियर है ना? अच्छा, हाँ, क्लियर। गुड। Question number 15. Attempting to artificially influence the benchmark price of a security is called what? Options: A. Manipulation, B. Arbitrage, C. Hedging, D. Speculation. इसका मतलब है कि बेंचमार्क प्राइस को प्रभावित करने की कोशिश को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनिपुलेशन। लेकिन आर्बिट्राज भी तो प्राइस से जुड़ा है ना? हाँ, पर आर्बिट्राज और हेजिंग लीगल स्ट्रैटेजीज हैं जहां कोई धोखा नहीं होता। ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी और सी गलत हैं। डी भी गलत है। प्राइस के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना मैनिपुलेशन कहलाता है और ये PFUTP के तहत फ्रॉड है। क्लियर है ना? समझ आ गया। नियत का फर्क है। बिल्कुल सही कहा, नियत ही सब कुछ है। Question number 16. Who is responsible for the core decisions regarding the management of client funds in a portfolio management firm? Options: A. Relationship manager, B. Principal officer, C. Compliance officer, D. Board of directors. इसका मतलब है कि क्लाइंट फंड्स के मैनेजमेंट के फैसलों का जिम्मेदार कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफिसर। अरे, यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफिसर। हाँ, अभी हमने मनी लॉन्ड्रिंग वाले पार्ट में भी इनकी बात की थी। कोर डिसीजंस और ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑफिसर की ही होती है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं। रिलेशनशिप मैनेजर या कंप्लायंस ऑफिसर का ये काम नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। अब कंपनी के अप्रूवल्स की बात करते हैं। Question number 17. When does a portfolio manager require prior approval from SEBI? Options: A. Change in address, B. Change in employees, C. Change in control, D. Change in software. इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को सेबी से पूर्व अनुमति कब चाहिए होती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, चेंज इन कंट्रोल। मतलब जब फर्म का मालिकाना हक बदल रहा हो। तो एड्रेस या एम्प्लॉयज बदलने पर परमिशन नहीं चाहिए? नहीं, एड्रेस, एम्प्लॉयज या सॉफ्टवेयर बदलने पर सिर्फ सेबी को इन्फॉर्म करना यानी इंटीमेशन देना काफी होता है। प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती। इसलिए ए, बी और डी गलत हैं। चेंज इन कंट्रोल पर सेबी पहले जांच करता है। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो लेते हैं। Question number 18. What happens to client funds if a portfolio manager becomes bankrupt? Options: A. Funds are locked for 5 years. B. Client can withdraw funds before maturity. C. Government seizes the funds. D. Funds become the portfolio manager's asset. इसका मतलब है कि अगर मैनेजर दिवालिया हो जाए तो क्लाइंट के पैसों का क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइंट कैन विड्रॉ फंड्स बिफोर मैच्योरिटी। ये क्लाइंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। मतलब पैसा डूबता नहीं है? बिल्कुल नहीं, पैसा मैनेजर की बैलेंस शीट का एसेट कभी नहीं बनता। इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ए और सी भी टोटली गलत है। क्लाइंट अपना पैसा और सिक्योरिटी सुरक्षित वापस निकाल सकता है। क्लियर है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ, क्लियर है। ये सुनकर जान में जान आई। है ना? चलो नेक्स्ट। Question number 19. Where can discretionary portfolio managers invest client funds? Options: A. Real estate, B. Art, C. Securities listed or traded on recognized stock exchanges, D. Cryptocurrency. इसका मतलब है कि discretionary portfolio managers client का पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो क्या वो क्रिप्टो या आर्ट में पैसा नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। सेबी रूल्स के तहत अनरेगुलेटेड या इलिक्विड एसेट्स में क्लाइंट का पैसा नहीं डाला जा सकता ताकि निवेशकों का पैसा फंसे नहीं। लिस्ट होगी तभी तो लिक्विडिटी होगी। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। और अब आज का आखिरी सवाल। Question number 20. Portfolio managers must strictly segregate client funds from what? Options: A. Each other's funds, B. Custodians funds, C. Their own funds, D. Exchanges funds. इसका मतलब है कि मैनेजर को क्लाइंट फंड्स को किससे अलग रखना चाहिए?
तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, देयर ओन फंड्स। खुद के पैसों से अलग। एकदम सही। क्लाइंट का पैसा और मैनेजर का अपना पैसा कभी मिक्स या कॉमिंगल नहीं होना चाहिए, वरना सबसे बड़े फ्रॉड की शुरुआत वहीं से होती है। बाकी ऑप्शंस ए, बी और डी गलत हैं। मेन रूल खुद के फंड से अलग रखने का है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, जाने से पहले एक सोचने वाली बात। आज हमने PMLA और क्लाइंट फंड्स दोनों के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर की बात की। जरा सोचिए, अगर सिस्टम फेल होता है तो क्या सिर्फ कंपनी पर जुर्माना लगता है, या उस प्रिंसिपल ऑफिसर का अपना करियर और आज़ादी भी दांव पर लग जाती है? एक रेगुलेटरी रोल का असली मतलब क्या है, इस बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं अगले सेशन में।